थोड़ा एक बार तो उनको होता ही उनका कंसर्न कि नहीं दुनिया थोड़ी खराब है, थोड़ा सेफ्टी नहीं है, 4 लोग क्या कहेंगे, बेटे को इतना फ्रीडम क्यों दे रखा है, कल को कुछ हो गया तो, ये कुछ वाला करना है पॉइंट तो है। शादी के बाद करना, ये मैंने बहुत सुना है मतलब कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो राइडर हम हेलमेट हटाते हैं, जो भी सामने होगा ना एक बार तो उसके फेस पे स्माइल ही आएगी। लड़की तो ये खारदुंगला ये उमडिंगला ये खारदुंगला है ना सर, इनको हमारा जैसे बोलते हैं ना हाँ, तीर्थ बोलते हैं तीर्थ राइडर्स बोलते हैं का। राइडर्स का, अच्छा, जी, तो वो तो हम बोलते कर खारदुंगला चुके गए हैं। हो, अरे वो तो अपना तीर्थ है, फिर तो बस धन्य हो गए आप, हाँ, ऐसे बोला जाता है। और लद्दाख से ज़्यादा पूरा अगर जो राइडर्स नॉर्थ का जो मानते हैं वो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ के रास्ते थोड़े से एडवेंचरस हैं। अब जैसे ही मैंने डाला था कि 90 डेज की मेरी राइड है, मेरे पास मोस्टली जो क्वेश्चन आए थे, छुट्टी मिल गई, छुट्टी मिल गई, छुट्टी किसने दे दी, कैसे यार, क्या जुगाड़ किया, सबके सेम क्वेश्चन थे। इंडिया का नहीं इंडिया सर, का ये तो वर्ल्ड का हाँ, हाईएस्ट अच्छा मोटरेबल ये वर्ल्ड का पास वर्ल्ड है। ये का पूरा हाईएस्ट है। है। हाँ, फॉरेनर भी इसको करने के लिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। आप उस वहाँ पे जाते हो तो आपके पास लोकेशन भी उसकी, आपका जो नेटवर्क है वो भी चाइना का आता है वहाँ पे। और ऐसा रास्ता, इतनी सी रोड, अगर आगे से कोई आर्मी ट्रक आ गया तो अब आप रॉन्ग साइड जाके तो वेट नहीं कर सकते, करोगे तो आप इस कॉर्नर पे ही वेट। पूरा बारिश में ही हम लोग गए थे, और बीच में हमें याद है एक मंदिर है वहाँ पे फौजियों ने हमें चाय भी पिलाई थी, हाँ, वो बहुत अच्छा था। क्योंकि अच्छा, हाँ वहाँ पे उन्होंने हमारी गाड़ी का नंबर देखा, फिर उसमें एक बंदा बीकानेर का ही था, बोला अरे बहन आप तो आओ, पूरी टीम को चाय पिलाई थी। विश्व की सबसे ऊंची बाइक राइडिंग स्पॉट खारदुंगला की यात्रा कर अब स्क्रीन टाइम और महिला सशक्तिकरण का मैसेज लेकर 35,000 किलोमीटर की भारत यात्रा पर जाने वाली बीकानेर की दो बेटियां एक नया कीर्तिमान रचने जा रही है। इसी मैसेज को लेकर आज हमारे साथ निर्मला गोदारा और अंजना राठौड़ उपस्थित है। हम इनसे जानेंगे अब तक की यात्रा के बारे में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। आप दोनों का टॉक विद बीएमआर में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद। निर्मला गोदारा और अंजना राठौड़, आप अभी बाइक राइडिंग करेंगे और करीब 30 से 35,000 किलोमीटर की एक यात्रा पूरी करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि हमें बाइक राइडिंग करनी है और इतनी लंबी दूरी की यात्रा तय करनी है? एक्चुअली राइडिंग का तो हमें पहले से शौक था, हमने पहले भी राइड करी है, जी, तो हमें लगा राइड तो लोग बहुत करते हैं, सब बहुत सारे राइडर्स हैं जो राइड करते हैं, पर हमने सोचा कि हम कॉज लेके राइड करें ताकि हम लोगों को मैसेज एक संदेश दे सकें। जैसे इसका है वुमेन एम्पावरमेंट और मेरा है स्क्रीन टाइम। तो हमें लगा कि राइड तो सब करते हैं पर कॉज लेके राइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और एक अच्छा, जो आप राइडिंग कर रहे हैं ये हाँ, कोज के साथ कर रहे हो, हाँ, ये कॉज के साथ एक संदेश करेंगे, देना एक चाहते हैं। संदेश देना चाहते हैं। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो मैं मैसेज दे रही हूँ वो है वुमेन्स एम्पावरमेंट, मतलब महिला सशक्तिकरण पे मैं कहना चाहती हूँ सबको। जैसे मैं खुद एक महिला हूँ और मैंने मेरी फैमिली में मेरी मदर को भी देखा है कि मेरे पापा आर्मी में है, तो कैसे स्ट्रगल करके उन्होंने हम बच्चों को पाला है, कैसे एजुकेशन देने के लिए वो हर फील्ड में आगे रही हैं। और अभी भी जब मैं जॉब कर रही हूँ फिर भी मैं देखती हूँ कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो सोचती सब हैं, खुश भी सब होती, वाह आप ऐसा कर रहे हो बहुत अच्छी है, लेकिन वो अपनी ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर रही है। और देखा जाए तो जो कोई फॉलो करते भी हैं तो उनको ऐसे लगता है कि सेफ्टी क्या। अब जैसे मैं हूँ, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है हर चीज़ में, लेकिन सेफ्टी कंसर्न तो उनको भी है। इतने सारे चीज़ें हो रही, इतने सारे रेप्स वगैरह होते हैं। तो जब महिलाएँ बाहर निकलेगी, जब हर जगह आपको ऑटो चलाती हो गई, चाहे बाइक चलाती हो गई, हर शॉप में काम करती हुई महिलाएँ दिखेगी तो सेफ्टी का कंसर्न ही खत्म हो जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये कॉज़ लिया है कि हमें ये कॉज़ लेके चलना चाहिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण। जी सर। अच्छा, आपका है स्क्रीन टाइम का, हाँ जी, तो मैं स्क्रीन थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूँगा। स्क्रीन टाइम अब आज की तारीख में क्या है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो स्क्रीन टाइम हमें फ़ोन हमारे लिए किस लिए बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था ताकि हम उसका सदुपयोग कर सकें। हाँ, उसका हम पॉज़िटिव में मतलब उसका उपयोग करें। पर अब लोग क्या है उसका नेगेटिव वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि चीज़ अच्छी नहीं है। तो हर चीज़ की लिमिटेशन होनी चाहिए। मैं ये लोगों को संदेश देना चाहती हूँ। उसको ज़्यादा ना यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ करने की वज़ह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। बच्चों पे भी हो रहे हैं, बड़ों पे भी हो रहे हैं, जो उनके अंदर एक
कुछ करने की जो क्षमताएँ हैं, वो भी ख़त्म हो रही है। ये सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है। काफ़ी लोगों में बहुत सारी क्षमताएँ होती हैं, बहुत एबिलिटी होती है कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। पर फ़ोन के कारण क्या है, आजकल जो इंस्टाग्राम हो गए, फ़ेसबुक हो गया, ये ऐसी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जिन पे लोग अपने घंटों वेस्ट करते हैं, जो कि चीज़ अच्छी नहीं है। आपका नाम है निर्मला गोदारा और आप हैं बैंक में अधिकारी। तो मैं आपका छोटा-सा परिचय जानना चाहूँगा जी सर। कि आप कहाँ पोस्टेड हो, कब लगे? जी सर। सर मैं पंजाब नेशनल बैंक में अधिकारी हूँ। मैंने जॉइनिंग की थी 2015 में और इससे पहले मैं राजस्थान में जॉब कर चुकी हूँ और लास्ट ईयर ही मेरा प्रमोशन हुआ है। मैं वडोदरा सर्किल में वडोदरा, एज़ अ गुजरात। जी, वडोदरा गुजरात में पोस्टेड हूँ अभी और वहीं जॉब कर रही हूँ। आप हैं अंजना राठौड़ और आप हैं अध्यापिका, जी, सही कह रहा हूँ? जी। तो आपका छोटा-सा परिचय दीजिए। मैं पहले जब बीकानेर रहती थी, तब बीकानेर में पढ़ाती थी, यहाँ के प्राइवेट स्कूल में। अब मैं जयपुर हूँ, मैं वहाँ पढ़ाती हूँ और आगे मेरा जो प्लान है वो पीएचडी करके कॉलेज में पढ़ाने का है, बट अभी मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपके पिताजी भी हाँ, आर्मी में थे? हाँ, मेरे हुँ, फादर भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। जी। तो आप दोनों सहेली हैं, तो क्या आपके पिताजी भी आर्मी में थे? जी तो सर। दोनों साथ जॉब करते थे? नहीं सर, नहीं, साथ कभी नहीं करी, कभी पर नहीं की। एक कोइंसिडेंस है कि मैं टीचिंग में 12-13 साल से हूँ, तो कहीं न कहीं इनको भी श्रेय जाता है ना? क्योंकि मैं उनकी इसकी वजह से स्कूल में गई थी। कैसे? मेरा कोई प्लान नहीं था टीचिंग करने का। मैं मेरा गई थी एक्चुअली पहले पढ़ाने आफ्टर 12th कि चलो थोड़ा तैयारी के साथ-साथ थोड़ा देख लेते हैं, कुछ अर्निंग हो जाएगी। तो मैंने 2 दिन जॉइन किया, फिर मुझे लगा नहीं यार मैं अभी नहीं पढ़ा सकती बच्चों को, तो मैंने मेरी जगह इसको लगा दिया मेरा और इसको वहाँ बहुत पढ़ाने का मज़ा आया। मेरा ड्रीम नहीं था कि मैं आगे चल के टीचर बनूँगी। मेरा ड्रीम था कि मैं एक शूटिंग करूँ। आर्मी जॉइन करना था क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड मिलिट्री से है। तो मेरे को था कि मैं आर्मी जॉइन करूँगी और आर्मी से शूटिंग करूँगी। तो ज़्यादा ईज़ी रहेगा मेरे लिए। तो मैंने आर्मी के एग्ज़ाम्स भी दिए, मैंने सीडीएस वगैरह सब दिया है। पर वो टीचिंग में घुसने के बाद फिर मुझे लगा कि ये फ़ील्ड भी अच्छा है। तो ठीक है, अच्छा, उस अब एग्ज़ाम में क्या हुआ सीडीएस में? सर दिया था, फिर वो एसएसबी इंटरव्यू था, वो फिर मैं नहीं दे पाई। बट अभी भी मैंने छोड़ा नहीं है, मैं टीए दे रही हूँ, जो टेरिटोरियल आर्मी होता है। अच्छा, तो हाँ, हुँ। तो क्या है सीडीएस मैं नहीं दे सकती क्योंकि अब मेरी एज लिमिट नहीं है, बट मैं टेरिटोरियल आर्मी दे रही हूँ। आई लेट्स सी, आई होप कुछ अच्छा हो। अभी हम पहले बात कर रहे थे, तब आपने बताया कि मैं शूटिंग भी कर रही हूँ। हाँ, मैं शूटिंग भी करती हूँ। तो आप रोज़ाना करती है शूटिंग? हाँ, मैं वहाँ डेली शाम को प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ, स्कूल और ट्यूशन से फ्री होके अपने प्रैक्टिस के लिए। तो स्क्रीन टाइमिंग को लेकर के आपने जो बात कही, जो एक आप संदेश देना चाहती हैं, हुँ। ये आपके मन में कैसे आया कि मुझे इस पे संदेश देना है? कोई आप पे बीती या आपके आस-पास रहने वाले व्यक्ति के साथ बीती, उनके बच्चों के साथ बीती? क्या कहानी रही इसके पीछे की? ये सबसे पहले तो मेरे साथ बीती है, तो मैंने इस चीज़ को बहुत डीपली ऑब्ज़र्व किया है, महसूस किया है इस चीज़ को कि हाँ, ये चीज़ गलत हो रही है बहुत। मेरे साथ-साथ मेरे आस-पड़ोस में मेरे टीचर से लेके उनकी फैमिलीज़ में उनके बच्चे, इवन मेरी फैमिली में मेरा भाई, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो अपनी लाइफ़ खराब कर रहे हैं, बिल्कुल स्पॉइल कर रहे हैं, पूरा घंटों-घंटों बैठ के उस पे स्क्रीन पे लगे रहते हैं और उसकी जगह वो अच्छा कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उ ये तो है ही है कि उनके अंदर एबिलिटीज़ होने के बाद वो काम नहीं कर रहे। उसके साथ लोग मेंटली भी डिस्टर्ब रह रहे हैं उसकी वज़ह से। काफ़ी लोग हैं जो महसूस नहीं कर पा रहे हैं अभी। अब सही में लोग अभी महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। मैंने टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि अभी भी लोग जागरूक नहीं है। उनको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है। पर एक टाइम के बाद उनको महसूस होगा कि सही में ये चीज़ गलत हो रही है। ये फिज़िकली भी इंसान के लिए स्क्रीन टाइम गलत है। वो 24 घंटे बैठ के नीचे गर्दन करके स्क्रॉल करता रहता है। और मेंटली भी लोगों के लिए खराब है, इमोशनली भी लोगों का अटैचमेंट अपने फैमिली से डिटैच हो रहे हैं मतलब दूर हो रहे हैं वो धीरे-धीरे, वो चीज़ भी गलत है। तो एक कारण नहीं, इसके बहुत सारे कारण हैं, जो कि सही नहीं है। अच्छा, आपको लगता नहीं कि पेरेंट्स का बड़ा रोल है, फ़ोन देने में बच्चों हाँ, का? खाना बहुत नहीं खा ज़्यादा रहा है, फ़ोन दे दो। नहीं, ये तो मेन यही आज की जो यंगस्टर जनरेशन है, हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बड़ा किया है। पर आज की जो जनरेशन जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो चलो फ़ोन पकड़ा दो, फ़ोन देखते-देखते वो खाना खा लेगा। मैंने देखा है मेरे साथ वाली टीचर्स को देखा है, जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो वो बच्चा फ़ोन देखते-देखते खाना खाता है, तो मैंने कहा मैम इससे फ़ोन ले लो और उसको ऐसे खाना खाने दो। तो उनका जवाब होता है कि नहीं मैम ये ना फिर खाना नहीं खाएगा। तो ये तो कोई तरीका नहीं है।
छोटे-छोटे बच्चे रो रहे हैं तो उनको फ़ोन पकड़ा दिया, चलो तुम वीडियो देख लो, मैं कुछ काम कर लेती हूँ। तो वो बच्चे फिर क्या उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं। हैबिचुअल भी नहीं, एक जो आजकल के छोटे बच्चे जो उनको जो दिखाओगे बच्चा वही करेगा। आप घर में खुद मत यूज़ करो, फ़ोन आप बच्चों के सामने मत रखो। मतलब जब तक आप बच्चों के साथ बैठे हो तो उनके सामने फ़ोन मत चलाओ, तो बच्चा नहीं माँगेगा। पर आप बच्चे के सामने बैठ के घंटे-घंटे भर फ़ोन चलाओगे, बच्चा आपका वहीं बैठा हुआ है, तो वो तो कच्चा घड़ा होता है, जो जो देखे आपको देखेगा वही वो ही सीखेगा। सीखेगा। बिल्कुल तो सही है सर। पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में कि नहीं मतलब उनको नहीं यूज़ करने देना चाहिए बच्चों को फ़ोन। और बड़ों के साथ भी है, यंगस्टर तो चलो है ही, वो तो यूज़ कर रहे हैं, बट आजकल के पेरेंट्स भी है ना, वो मैं अपने बिल्कुल गाँव और इस तरफ की पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। अभी जो सिटीज़ के जो जो अपने मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे पेरेंट्स भी क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बेटा भी फ़ोन यूज़ कर रहा है, मम्मी भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। 3 या रूम में 4 जने बैठे हैं, वो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे पता नहीं चल रहा है लोगों को, पर जो मैंने महसूस किया है, लोगों का अटैचमेंट खत्म हो रहा है फैमिलीज़ के लिए। ये आप बहुत डीपली ऑब्ज़र्व करोगे ना, तब आपको महसूस होगा कि बच्चों को अब है ना घर पे पेरेंट्स से बात करने में ऐसा लगता है क्या बात करें? अच्छा, मतलब अपने पेरेंट्स से बात करने में उनको ऐसा महसूस हो रहा है, ये अजीब है मेरे लिए। आप अभी यूज़ कर रही हैं कि नहीं कर रही फ़ोन? मैंने बहुत कम कर दिया है पहले से। पहले बहुत ज़्यादा करते थे। बहुत ज़्यादा भी नहीं करती थी, पर मेरा काम पड़ता था। हमारे आजकल ये क्या है, सब कुछ चीज़ें वो हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। स्कूल्स में क्या है, होमवर्क भी ऑनलाइन जाएगा, अ, कुछ नोटिफ़िकेशन आ रहा है, वो भी उसमें जाएगा, तो वो होता था। हाँ, इंस्टाग्राम पे मैंने एक कुछ महीनों पहले बहुत टाइम वेस्ट किया, जो कि और उसको देख के मैं डिस्टर्ब भी रहती थी, बिकॉज़ जो आदमी कुछ करना चाहता है, जिसके अंदर एबिलिटीज़ हैं कुछ करने की, वो ज़्यादा परेशान रहेगा। अगर मुझे कुछ अच्छा आता है, जैसे मेरा पेंटिंग में इंटरेस्ट है, मेरा स्पोर्ट्स में मतलब मैं शूटिंग कर रही हूँ, उसमें मैंने 100% फ़ोकस नहीं किया। मैं जितने घंटे मैंने उसको स्क्रीन टाइम पे स्क्रॉल करने में लगाए, उतने टाइम पे मैं मेरा पढ़ सकती थी, मैं मेरी पेंटिंग्स कर सकती थी, बट मैंने क्या किया, वहाँ टाइम वेस्ट किया, जिसका मुझे बहुत रिग्रेट है, मतलब पछतावा है कि नहीं करना चाहिए। तो बाकी लोगों को भी मैं ये बोलूँगी, थोड़ा-सा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, थोड़ा-सा कंट्रोल करो और छूट जाएगी, ऐसी भी कोई बड़ी लत नहीं है ना। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा-सा लोग इसको लेके जागरूक हो और उसका कम उपयोग करें। निर्मला, आप दोनों अकेली जा रही हैं? आपके साथ कोई और है? नहीं सर, हम दोनों अकेले जा रहे हैं। 35,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगी आप? हाँ जी सर, इसमें ऐसा होता है जैसे हमारे ऑल इंडिया राइडर का एक ग्रुप है सर, हुँ। तो उसमें से अगर कोई भी हमें जॉइन करना चाहेगा तो वो कर सकता है। तो हम उसके अंदर सारी हमारी डिटेल्स है वो अपडेट करते रहते हैं। वो अगर बीच में कहीं जॉइन करेंगे तो कर सकते हैं। इसके अलावा हम दोनों शुरू से लास्ट तक हम दोनों ही हैं अभी। अच्छा, तो आपके घरवालों ने परमिशन दे दी? दोनों लड़कियाँ हैं, पता नहीं बीच में कैसे रहेंगी, बीच में कौन मिलेगा? सर, इस चीज़ के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि घरवालों का थोड़ा-सा हमें कॉन्फिडेंस जीतना पड़ता है। जब तक हम खुद आगे बढ़ के या उनसे बात करके आप बैठ के बात करो। जैसे मेरे फादर हैं, मैं उनसे बैठ के बात करती हूँ। मेरी फर्स्ट राइड है जब मुझे अच्छी तरह याद है मैं लद्दाख जा रही थी, तो मैं उनके पास बैठी, मैंने बोला पापा ऐसे-ऐसे जाना है। तब हम लोगों को 15 लोगों का ग्रुप था, पर उनको फिर भी लगा बेटा लद्दाख क्योंकि वो वहाँ पोस्टेड रह चुके हैं, अच्छे से चला लेगी। फिर मैंने बैठ के बात किया, क्या करेगी जाके? सेफ्टी भी देखनी पड़ती है। फिर मैंने उनसे बात की, मैंने बोला पाप लड़की हो। लड़की हो क्योंकि ये चीज़ें सर होती है। हुँ। सबसे पहले कंसर्न आपको यही आएगा, चाहे मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, सेफ्टी, हमारी बच्ची की सेफ्टी का क्या? तो तब मैंने उनसे बैठ के बात की थी, मैंने बोला पापा ऐसा नहीं होता है, अगर हम सही से हैं और बाकी चीज़ें भी नॉर्मल करते हुए चल रहे हैं, तो इन केस मैं नहीं मानती कि कुछ हो, नहीं हो, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर हम सेफ चलेंगे तो होगा और आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि हम घर से निकलना तो बंद नहीं कर सकते। पापा और मान फिर गए? मान गए सर, मेरे पापा इस चीज़ में बैठ के बात करते हैं वो। मैंने पापा पेरेंट्स से झूठ बोल के जाने का कोई मतलब नहीं है। आज हम झूठ बोल के जाएँगे, कल कुछ हो, नहीं, तो सपोर्ट ये करते हैं। आपकी दूसरी राइडिंग है? हाँ सर, शायद 3rd या 4th है ये। इससे पहले मैं गोवा वगैरह सब कवर कर चुकी हूँ, बीकानेर से आगरा वगैरह सब कवर कर चुकी हूँ। वडोदरा से उज्जैन वगैरह मैंने बाइक पे सब कवर कर लिया है। उज्जैन हो गया, रोड टू हेवन हो गया, ये सारी चीज़ें कवर कर लिया है। लेह लद्दाख कर लिया है। वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला जो कि 19,000 फीट पे है, वो भी करने वाले ही हम दोनों राजस्थान की पहले ही थे, अच्छा, आप दोनों फीमेल्स। साथ गए उसमें। हाँ। जी सर, वो भी तो हम वहाँ दोनों ने ऊपर साथ ही की। ऑक्सीजन की तो कमी रहती होगी? बिल्कुल रहती है सर और आते टाइम लोगों के साथ ये भी होता है कि हाथ वाइब्रेट होने लग जाते हैं, ब्रीथ की प्रॉब्लम हो जाती है, पर टच वुड हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो आप कुछ लेके गए ऑक्सीजन टैंक वगैरह को साथ नहीं, में? कुछ नहीं था सर साथ में, वो दवाई वगैरह होती है, मेडिसिन, कपूर वगैरह होता है,
लेकिन शायद रेगुलर योगा और ये सब करने की वजह से हमारे ये इश्यू नहीं आया, पर मेडिसिन वगैरह हमने सब ले रखी तो थी। आप क्या योगा करती हैं रेगुलर? जब बाइक राइडिंग करते हैं उस समय भी योगा करते हैं आप? उस समय भी सर हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, लेकिन इस बार हम योगा भी करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबी राइड है और बॉडी पे इफेक्ट ना पड़े इसके लिए हमें साथ में योगा भी करना पड़ेगा। वैसे मैं रेगुलर जॉब के साथ भी योगा करती हूँ, मेरी क्लासेस चलती है योग क्लास वगैरह। मैं ऑफिस भी साइकिल से जाती हूँ सर, वीक में 4 डेज और 2 दिन बाइक से अच्छा, अभी जाती हूँ। भी? यस सर, अभी भी। यहाँ भी जाती थी और वडोदरा में भी जाती हूँ। तो साथ वाले कहते नहीं है कि पेट्रोल बचा रही हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कहते, वो ऐसे बोलते मैम सही है, पर हम तो नहीं कर सकते। सब हम मतलब ये होता है कि मैम अच्छा कर रहे हो पर हम तो नहीं कर सकते। तो आपने पूछा नहीं कि आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर वो चाहते नहीं। जैसे जब इसने स्क्रीन टाइम का मुझे बताया था, मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा था। मैंने बोला ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको लेना चाहिए। क्योंकि सर मेरे साथ वालों को मैंने देखा है। मतलब सर आप ये कर रहे हो, एज आप मान लो 25 से 30, बैक पेन इश्यू, स्पाइन का ऑपरेशन बोला हुआ है और उनको, जबकि आपका तो बैठने का काम है पूरा ही। पूरे दिन सिटिंग है। फिर उनको पूछते हैं कि सर आप इसके लिए योगा करो, एक्सरसाइज करो, फिजियो ज्वाइन करो। टाइम ही नहीं है मैडम। सर टाइम क्या करते हो स्क्रीन आप? पे लगा रहे हैं लोग। सुबह कितने बजे उठते हो? 5 बजे उठ जाओ। मैं उठा ही नहीं जाता मैडम। कितने बजे सोते हो सर? 12-1 बजे सो जाते हैं। खाना कितने बजे खाते हो? 11 बजे खा लेते हैं। फिर उनको देखो, कभी भी देखो वो ऑनलाइन हमेशा मिलेंगे आपको। तो मैंने सर फ़ोन कम चलाओ। अब नहीं छूटता मैडम। तो इसका टॉपिक इसीलिए मुझे ये अच्छा लगा। मैंने बोला छोड़ना ये लेना पड़ेगा, चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, छूटता नहीं, छूटने को सब छूटता है। अब तो आपकी दिनचर्या क्या है वैसे? सर कितने बजे मेरा उठते हो आप? मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, शुरू से ही मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। जब मैं तैयारी करती थी तब से भी। तो मेरा टाइमिंग है कि मैं 6 बजे तक हाईएस्ट उठ जाती हूँ। संडे को रिलैक्स रहती हूँ, बाकी दिन 6 बजे तक उठ जाती हूँ। फिर सारा नॉर्मल वर्क करके योगा क्लास होती है मेरी, फिर खाना वगैरह बना के मैं ऑफ़िस चली जाती हूँ। वापस आके थोड़ा रेस्ट करती हूँ, डिनर वगैरह करती हूँ, वॉक पे जाती हूँ। फिर कुछ पढ़ना होता है पढ़ लेती हूँ, थोड़ा फ़ोन देखती हूँ, कभी मूवी देखने का मन करता है तो मूवी देखती हूँ। फिर अपने सपने सोचती-सोचती 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाती हूँ। अच्छा अंजना, आपके पेरेंट्स ने आराम से परमिशन दे दी थी पहली बार जब आप निकले घर से? थोड़ा एक बार तो उनको होता ही उनका कंसर्न कि नहीं, दुनिया थोड़ी खराब है, थोड़ा सेफ्टी सेफ्टी नहीं है, 4 लोग क्या कहेंगे, बेटे को इतना फ्रीडम क्यों दे रखा है, कल को कुछ हो गया तो, ये कुछ वाला करना है तो पॉइंट है। शादी के बाद करना, ये मैंने बहुत सुना है मतलब। बट मेरी मम्मी का बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि मैं एक टिपिकल राजपूत फैमिली से होने के बावजूद मुझे इन्होंने इतना फ्रीडम दिया हुआ है। बिकॉज़ मेरी मम्मी ने मेरे लिए स्टैंड लिया है। ऐसा नहीं है कि उनको लोग बोलते नहीं है कि नहीं आपने बच्चे को इतना लंबे टाइम से बाहर छोड़ा हुआ लोग है। अभी भी कहते हैं? थोड़ा बहुत तो कहते ही हैं बट अब क्या है थोड़ा-सा उनको कुछ अच्छा दिखता है कि हाँ, कुछ अच्छा हो रहा है, तो ठीक है अब कम बोलना शुरू किया है। बट हाँ, ये है कि थोड़ा तो बोलते ही थे कि अब इतने लंबे टाइम सेफ नहीं है बच्चों को इतना बाहर छोड़ना, शादी कर दो और घूमना है तो फिर उसके बाद घूमो, क्या मनाही है। तो ये चीज़ें सुनने को तो मिलती थी थोड़ी बहुत। पर हाँ, मेरी मम्मी ने स्टैंड लिया है कि ठीक है, मेरी बच्ची कुछ बुरा तो कर नहीं रही है, उसकी लाइफ जब कुछ मिलेगा तब करेंगे और ये है। बाकी राइड का ऐसा था कि बहुत लोगों ने बोला कितने लोग जा रहे हो? मैंने कहा 2 ही जा रहे हैं। अच्छा 2 जा रहे हो, कोई लड़का साथ नहीं जा रहा है? तो मोस्टली लोगों से मुझे ये सुनने के लिए लोगों से मिला कि कोई लड़का साथ में नहीं है, नहीं मैंने कहा 2 लड़के। एक लड़का तो 1 या 2 लड़के तो साथ में होने होने चाहिए। चाहिए थे। हुँ। 3 या 4 मतलब लड़कियाँ हो तो उनको ये था कि 5-6 या 10-15 लोग होने चाहिए थे और उसमें लड़के होने ज़रूरी है क्योंकि तुम फिर है ना अपने आप को सेफ फ़ील करोगी तो ऐसा कुछ नहीं है लड़के होने के बावजूद साथ में भी ना चीज़ें हो ही जाती हैं। जैसे निर्भया कांड हुआ था, उस जी। लड़की के साथ लड़का तो था ही, क्या हुआ हुँ। फिर? तो मुझे मतलब ज चीज़ें होनी होती है तो वो घर में भी हो जाती हैं, तो घर में भी तो मेल्स होते ही हैं, तब क्यों होती है ऐसी चीज़ें? तो ये कोई रीज़न नहीं है कि लड़की बाहर निकले तो किसी आदमी को लेके निकले, वो खुद भी जा सकती है, बस थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा तरीके से जाओ, कायदे से जाओ। को ध्यान रखना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो, कैसा माहौल है, थोड़ा-सा चीज़ों को समझ के और करो, कुछ नहीं होगा। मैं इतने साल से बाहर रह रही हूँ, बहुत लोगों हमने बहुत जगह ट्रैवल किया है, तो हम अपना थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखते हैं कि हमें कब, किस समय, कहाँ जाना है, थोड़ा-सा। अच्छा, आपको कभी लगा ऐसे जब आप राइडिंग करने जाते हो तब यूँ लगा कि यहाँ हमारे साथ कुछ मिसबिहेव हुआ या कभी ऐसी ऐसी कोई घटना इंसिडेंट हुआ आपके साथ? नहीं सर, टच वुड ऐसा अभी कभी तक नहीं तो हुआ। कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो राइडर हम हेलमेट हटाते हैं, जो भी सामने होगा ना एक बार तो उसके फेस पे स्माइल ही आएगी, लड़की। मतलब अभी तक हमारे जो भी रूट था, जैसे गुजरात से भी एक बार मुझे याद है मैं उज्जैन से आ रही थी तो मुझे वो रास्ता कवर करना था।
तो मैं उज्जैन से कंटिन्यू राइड करते हुए आ रही थी। अकेले थे आप? हाँ, तब मैं अकेली थी। फिर मैंने जहाँ गुजरात में गाड़ी रोकी दाऊद के पास में, वहाँ पे मैं एक ढाबे पे रुकी। उसने मेरा फेस देख के शायद समझ गया कि ये एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी है। फिर मैंने उनको बोला, भैया एक बढ़िया सी चाय पिला दो, इतनी बढ़िया पिलाना कि बस एनर्जी आ जाए। उसने बोला, बेन आप यहाँ बैठो। उस बंदे ने इतनी अच्छी चाय पिलाई सर, उसके साथ में मुझे खिलाया भी। फिर बोला, बेन बढ़िया है, अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। नहीं, खुश भी मतलब बहुत होते हैं लोग। ऐसा ही देखने को मिला है सर जनरली अभी तक तो हमारा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है कि लोग है ना हमें वो ग्रीट करेज ज्यादा ही करते करते हैं हैं, सर, मतलब कि बहुत ठीक है, अच्छा है। अच्छा कर रहे हो। आपने अभी सबसे हाईएस्ट चोटी का राजस्थान की आप दोनों पहली हाँ सर, लड़कियां हैं जिन्होंने वो किया है, उमलिंगला सर। जो अपने आप में एक माइलस्टोन हो। सर राइडिंग कम्युनिटी में मतलब जो होते हैं उनका सबका ड्रीम होता है इन हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे जाना, लद्दाख ट्रिप करना। तो और ये ऑल इंडिया राइड भी एक बोलते हैं ना, एक हर राइडर का सपना होता है सर। सपना है, ये हर राइडर का सपना है कि वो ऑल इंडिया राइड करे, वो लद्दाख जाके आए। लद्दाख में भी हाईएस्ट मोटरेबल रोड। ये तो खारदुंगला, ये उमलिंगला, खारदुंगला, ये है ना सर, इनको हमारा जैसे बोलते हैं ना हाँ, तीर्थ बोलते हैं तीर्थ राइडर्स बोलते हैं का। राइडर्स का। अच्छा, जी, तो वो तो हम बोलते कर खारदुंगला चुके गए हैं। हो, अरे वो तो अपना तीर्थ है, फिर तो बस धन्य हो गया आप, हाँ, ऐसे बोला जाता है। खारदुंगला हो गया, अब उमलिंगला हो गया, तो इन सबको हम राइडर्स अपना तीर्थ मानते हैं। तो हम कर ही चुके हैं कायदे से, तो जो बाकी तो करना आप चाहिए बहुत था। जल्दी कर रहे हो ये इंडिया भ्रमण की जो बात कर रहे जी हो, सर, पूरे भारत की जो राइडिंग है, ये आप मुझे लगता है बहुत कम टाइम में कर रहे हो। जी सर, मतलब इसके लिए काफी एक्सपीरियंस लेते हैं लोग, फिर सोचते हैं। फिर सोचते फिर निकलते हैं। पर हम अच्छा, लोग आपका ये रूट क्या रहेगा अभी? सर, हम लोग यहाँ से मेन सबसे पहले दिल्ली जाएंगे, क्योंकि हम लोग कैपिटल्स कवर कर रहे हैं इंडिया की। आपका पहला स्टॉपेज दिल्ली है? दिल्ली है सर। दिल्ली मतलब यहाँ से 500 किलोमीटर है जी करीब। सर, तो आप पहले दिन 500 किलोमीटर चलोगे? जी सर। उसके बाद वहाँ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अमृतसर जाएंगे, वहाँ हम लोग एक दिन का हॉल्ट लेंगे, क्योंकि ये गोल्डन टेम्पल वगैरह जो भी अपना इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी कवर करके फिर हम लोग कश्मीर, लेह की तरफ बढ़ेंगे। फिर लेह में भी सर नुब्रा वैली से होते हुए टुकटुक जाएंगे। टुकटुक विलेज है जहाँ से पाकिस्तान दिखाई देता है, अपने इंडिया के बॉर्डर पे ही आता है, वो लास्ट विलेज है लास्ट उस विलेज एरिया है। का। वहाँ से वापस लेह से फिर जंस्कार वैली होते हुए हिमाचल में एंटर हो जाएंगे। फिर हिमाचल से मनाली शिमला करते हुए देहरादून, देहरादून से नीचे आगरा की तरफ, फिर ये यूपी वाला रूट करते हुए बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी होते हुए नॉर्थ ईस्ट कवर करेंगे सर। ये उसके करीब बाद आपको साउथ में। 90 दिन लगेंगे, जी हो सकता है सर। 100 दिन भी हो जाए। हाँ सर, हाँ, हो हो सकता है। अच्छा, आपने वहाँ रुकने की कोई पहले व्यवस्था करी है या हाथों हाथ होगा जो भी? सर एक्चुअली ऐसा है कि जैसे जहाँ जहाँ हमारे नोन है वहाँ पे हमारा डिसाइडेड है कि हमें वहीं रुकना है। जैसे दिल्ली में हमारे नोन है, अमृतसर में हमारे नोन है, फ्रेंड सर्किल होंगे आप? जी फ्रेंड सर्कल, नॉर्थ ईस्ट में हमारे हैं, साउथ में जहाँ जहाँ है, गुजरात में जहाँ है, हम लोग वहीं रुकेंगे। इसके अलावा जैसे कि जहाँ जहाँ हमारे बैंक के हॉलीडे होम्स हैं तो हम लोग वहाँ स्टे लेंगे। पीएनबी का जैसे हॉलीडे होम होता है तो वो लोग स्टे के लिए परमिशन दे देते हैं सर, क्योंकि मैं स्टाफ हूँ इस वजह से। और बाकी जैसे लेह लद्दाख वाला एरिया हो गया जहाँ पे हमें अभी कंफर्म नहीं है कि बीच में क्या हो सकता है, हम कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अपनी डेस्टिनेशन, वहाँ हमने प्री बुकिंग नहीं की है सर। अच्छा, बाकी ऑलरेडी हो रखी है जी आपकी। सर। जैसे ही लोगों को पता चला कि आपका ये रूट है, तो लोगों के फोन आए होंगे आपके पास हाँ सर, जी आए सर। तो थे। कि आप हमारे यहाँ रुकना, हमारे जी यहाँ सर। लंच करना, डिनर करना। हम्म। अच्छा, खाने का क्या रहेगा? आप चूंकि बाइक पे इतनी लंबी दूरी की यात्रा करेंगे तो कम खाओगे, ज्यादा खाओगे, ऐसा कुछ बनाया प्लान आपने? सब मील तो प्रॉपर ही लेंगे। हाँ। लंच अ, लाइट करते हैं सर बस हम हाँ, लोग, ताकि लंच नींद थोड़ा ना सा आए, क्योंकि वो नींद ना आए। दोपहर का जो टाइम होता है उसमें थोड़ा सा लिथार्जिक ज़्यादा होता है इंसान, तो हम लोग ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी लेते हैं, फिर ज़्यादा खींचते हैं, फिर दोपहर में थोड़ा लाइट लेके फिर थोड़ा कम भी खींचा जाए तो चलता है, शाम तक पहुंच जाते हैं, फिर डिनर आराम से करके फिर रेस्ट करते हैं। अच्छा, स्पीड क्या रहेगी आपकी बाइक की? सर स्पीड ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि सेफ्टी भी पर्पस देखना पड़ेगा, लेकिन 80-90 तो चलेगी हाईवेज। तो ऑफ रोड भी चलाएंगे आप? जी सर, ऑफ रोडिंग तो लेह लद्दाख वाला जो ऊपर वाला वो एरिया कंप्लीट ऑफ रोडिंग है? और लद्दाख से ज्यादा पूरा अगर जो राइडर्स का जो मानते हैं वो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ के रास्ते थोड़े से एडवेंचरस हैं एज अच्छा, वहाँ तो कंपैरिजन वो उसके। उग्रवादी संगठन और वो एरिया भी आएगा मुझे लगता हाँ, है। वहाँ पे है, काफी ट्राइबल्स भी हैं वहाँ पे। और मणिपुर में तो अभी चल ही रहा है हाँ, तो केस, बंद है वो शायद अभी मणिपुर बंद है। तो आप मणिपुर जाओगे? मणिपुर हम जा ही नहीं सकते बंद क्योंकि कर वो रखा है बंद सर है टूरिज्म टूरिज्म के के लिए लिए, हाँ। बिल्कुल क्लोज्ड है मणिपुर अभी भी, साल भर से ही बंद है। जब वहाँ की लोकल लोगों ने जो हमें न्यूज दी है ना, तो उन्होंने कहा कि साल भर हो गया यहाँ पे टूरिज्म चल ही नहीं रहा है,
तो यहाँ आना सही भी नहीं है। तो हाँ, वो बीच में नॉर्थ ईस्ट में तो खूब सारे ट्राइबल्स एरियाज आएंगे। हाँ, वहाँ पे ट्राइबल्स एरियाज हैं, मतलब हम्म, कुछ अच्छे भी हैं जहाँ हम विजिट कर सकते हैं वहाँ के लोकल लोगों के थ्रू, बट कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो जहाँ अलाउड ही नहीं करते हैं वो कि हमारे पास लोग आए भी। तो जितना पॉसिबल हमसे हो पाएगा हम लोग मिलेंगे लोकल ट्राइब से वहाँ पे। तो आप गुजरात होते हुए वापस बीकानेर आओगे जी सर। या लास्ट आपका गुजरात रहेगा? नहीं सर, बीकानेर आएंगे, जहां से आप शुरू कर रहे हो वहीं वहीं आएंगे आगे आपने कुछ और सोचा है? इसके बाद आपका क्या सपना है? सर। दोनों हम एक एक करके बता दो। नहीं, दोनों का साथ ही दोनों है का लग same, हमने दोनों सोचा का ऑल साथ इंडिया ही। करने के बाद हम जापान कवर करेंगे सर सबसे पहले। हाँ, मतलब इंटरनेशनल हमारी पहली राइड अभी तक तो जापान जापान डिसाइड होगी है। सर। अच्छा, वो कर लिया आपने पहले? नहीं, करेंगे ये इसके करेंगे। जस्ट। नहीं, वो हाँ, डिसाइड कर decide लिया। कर लिया सर। डिसाइड करिए। यहाँ से बाइक कैसे लेके जाओगे? सी के थ्रू चले जाती है, सी पोर्ट के थ्रू अच्छा। चला जाएगी मतलब बाइक, यहाँ हमें से वहीं जो मिलेगी। सी पोर्ट का जो रास्ता है वो तो हम अपनी बाइक से ही कवर करेंगे ठीक है। पूरा, और जो जहाँ से सी पोर्ट स्टार्ट हो जाता है ऑब्वियसली जाना पॉसिबल नहीं है, वहां से हमारी बाइक ट्रांसपोर्ट होगी उस सिटी में और हम वहां बाय से हम एयर अपनी पहुंचेंगे वहाँ। फिर जापान को आप कवर करोगे? हाँ जी सर। वैसे कवर करेंगे। तो ये कब तक का प्लान है? सर नेक्स्ट ईयर का ही है, 2025 का। थोड़ा वापस सर फाइनेंशियल स्टेबल होके फिर निकल चलेंगे। हाँ अच्छा, वो वो भी हाँ, देखना वो भी पड़ेगा ना जरूरी सर। है। बचत करोगे फिर हाँ, निकलोगे। और हमने निकलेंगे क्या है सर। मतलब मोस्टली लोग क्या स्पॉन्सर देख लेते हैं टाइम से, हमें एक्चुअली हमने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पे। तो अरे, आपने कोई स्पॉन्सर नहीं देखा? नहीं, ये हमारा एक्चुअली खुद का ही है। अब बाइक कौन सी कंपनी की लेके जा रहे हो? रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, हाँ जब वापस ये चीजें आने लगेगी उनके नॉलेज में कि हाँ ऐसे ऐसे जा रही है, टैग होने लगेगी चीजें, तो तब फिर रॉयल एनफील्ड कुछ करने के बाद वो अप्रोच करते हैं। हाँ करते हैं वो, पर ये जैसे हम obvious लोग है। जिन राइडर्स को फॉलो करते हैं, जैसे फॉरेनर्स को भी आप देखोगे ना, इची बूट्स हो गए, बाइक ऑन गर्ल ऑन बाइक हो गई, ये बहुत फेमस राइडर्स हैं। ये इंडिया आए हैं, सोलो इंडिया ट्रेवल करके चले गए हैं। तो अब इनको रॉयल एनफील्ड अप्रोच करता है, ये आते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, नेटफ्लिक्स पे इनके डॉक्यूमेंट्री भी है। तो उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होती है। अभी तो तो हमारा बीच में ड्रीम आपको है। बाइक की भी कहीं सर्विस वगैरह करानी पड़ेगी? जी सर, करवानी वो पड़ेगी। करवानी पड़ेगी। पहले रॉयल एनफील्ड इतनी अपडेटेड नहीं थी, लेकिन ये 2021 में इसका न्यू इंजन आया है सर। उसके बाद 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस की जरूरत पड़ती है, उससे पहले आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रॉयल एनफील्ड लेने की वजह भी यही थी कि इसका सर्विस सेंटर हो गया, इसके मैकेनिक्स हो गए, इसके पार्ट्स हो गए, जगह जगह अवेलेबल हो जाते हैं। तो 10,000 का मतलब आपको 3 बार करानी पड़ेगी जी सर्विस सर, 3 बार रास्ते करवानी। में। जी सर। तो वो मोटा मोटी एरिया आपने तय किया होगा भी उस शहर में कराएंगे? जहाँ पे हमें लगेगा कि ये एरिया खत्म हो रहा है, हमारा 10,000 अप्रॉक्स होने वाला है, उसके पास जो बड़ी सिटी होगी सर, वहाँ करवा लेंगे हम लोग। आप कोई किसी विशेष राइडर को फॉलो करते हो? सर बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। मैं गर्ल ऑन बाइक और इची बूट्स को फॉलो करती हूँ। जो गर्ल ऑन बाइक है सर, वो बंदी पूरी एक्सीडेंट में खत्म हो चुकी थी। उसको डॉक्टर ने कह दिया था कि आप कभी नहीं उठ सकते। उसके बाद वो बंदी बाइक उसने ली थी, बाइक लेके आई, 6 महीने तक उसने वो बाइक देखी और अपने आप को हमेशा स्टार्ट करने की कोशिश की है, और आज वो वापस राइडर है। और स्टार्ट किया? जी सर। और ऐसी राइड्स की है, ड्यून्स में हो, कहाँ नहीं, ऑफ रोडिंग हो, क्या हो, और उसको बीच-बीच में कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होके अपने वापस कहीं जगह-जगह से उसको ब्लड आने लग जाता है सर, वो सब चेक करवाना पड़ता है। बट शी इज़ पैशनेट राइडर सर। अच्छा, ड्यून्स पे आपने करी है कभी राइडिंग? ड्यून्स में सर अभी तक तो मौका नहीं मिला। हम तो खुद रहते ही ड्यून्स वाले एरिया में बेसिकली। बीकानेर अपना ऑब्वियसली मरुस्थल ही है, तो अभी तक तो हमने वो एक्सपीरियंस नहीं लिया, बट हम जल्दी करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, वैसे अल्टीमेट आपका जो टारगेट है वो मुझे लगता है हर किसी का वही होता है कि मैं वर्ल्ड भ्रमण करूं। सर सबका सपना होता है घूमना कुछ। तो वो बाइक से करने का मन है आपका? यस सर। Yes, आपने वही सपना देखा है? यस सर। मैं ये मानती हूँ सर, एक लाइफ मिली है। हम लोग क्या-क्या सोचने में निकाल देते हैं उसको कि इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। क्यों सोचें हम? आराम से जियो, खुल के जियो, जैसे हो वैसे जियो। अपने आप सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते जाते हैं कि आप वो करते जाते हो। अब जैसे ही मैंने डाला था कि 90 डेज़ की मेरी राइड है, मेरे पास मोस्टली जो क्वेश्चन आए थे, छुट्टी मिल गई? छुट्टी मिल गई? छुट्टी किसने दे दी? कैसे यार? क्या जुगाड़ किया? सबके सेम क्वेश्चन थे। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने ये चीज़ें की, जैसे लास्ट ईयर वुमेन्स डे पे मुझे फेलिसिटेट किया था एचओ से, उसके बाद ही मेरे सर्कल हेड सर ने खुद बोला कि अब आप आगे क्या चाहते हो? तो मैंने बोला सर मैं ऑल इंडिया करना चाहती हूँ। तो 1 मंथ के बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि एक बार आपने बोला था ऑल इंडिया करना है आपको, क्या हुआ उसका? मतलब बंदे ने सामने से मेरे को ऐसे ऑफर, फिर मैंने बोला कि सर मैं कर रही हूँ, बनाओ उस पे प्लान करो, देखते हैं क्या हो सकता है। तो जब आप सोचते हो, जब आप एक ही चीज़ को थॉट रखते हो, तो आप हमेशा उसकी तरफ अपने आप रास्ते बनते जाते हैं। हमें वो बस खुद आपको पे पूरे बिलीव होना पूरा चाहिए। आपके फेवर में कायनात लग जाता है। जी सर, ये एकदम सही है। वो और कहते लॉ हैं ना, ऑफ अट्रैक्शन एक कहते हैं सर। ना, वो काम तो करता है सर। हम्म। अगर आप उस चीज के बारे में कंटिन्यू सोचते रहते हो पॉजिटिवली तो होता है।
और मैंने मेरे पीछे 2-3 मैं वो देख रही थी, जैसे जहाँ-जहाँ मुझे बुलाया था और मैंने हर उसमें बोला था मैंने। बीकानेर में भी यहाँ सर्कल ऑफिस में बोला था कि ऑल इंडिया इसके बाद आपका क्या है? फिर मैंने बोला था सर अब ये कर लिया, अब मैं ऑल इंडिया जाऊँगी, उसके बाद वर्ल्ड घूमेंगे। मेरी लाइन सेम ही थी सर। वो 2 क्लिप मैंने रखी हुई है, इस राइड के बाद मैं उसके साथ में ये क्लिप भी लगाऊँगी कि अब ऑल इंडिया भी हो गया, जो आप सोचते हो वही होता है। अच्छा, आपने छुट्टी मांगी और मिल गई। जी सर, मिल गई। तो ये क्या वो बैंक ने कोई स्पेशल छुट्टी दी है, इसकी सैलरी कटेगी कि नहीं नहीं सर, कटेगी? एक्चुअली मेरे पास पीएल सेव थी मेरी, हुँ, तो वो पीएल मुझे एक साथ मिल गई। एक्चुअली सबको पता है कि छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है। बीमारी में भी, सिक लीव में भी इतना 4 दिन से ज़्यादा आप ले लेते हो तो इश्यू हो जाता और है। बैंक जैसे क्षेत्र में तो मिलती नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं मिलती, पर हमारे सर्कुलर सर विजेंद्र सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो मैं इसके लिए उनको थैंक यू बोलती हूँ। आज भी मैंने उनको मैसेज किया था कि थैंक यू सर। पर मैं सर ये दिल से मानती हूँ कि जो आप सोचते हो ना आपके साथ वो होता है, तो आपको अच्छा ही सोचना चाहिए। अच्छा, आपने जो सबसे ऊँची चोटी करी, इसके बाद भी राइडिंग के द्वारा उसको आपने टच किया। इसके बाद भी कोई और चोटी रही है जहाँ पर आपको जाने का है? अभी सर वो सर, बनी नहीं है। अभी तो बनी नहीं, अभी तो हाईएस्ट इंडिया में मोटरेबल हाईएस्ट जो पास है बन वो रहा तो है। कवर कर लिया। इंडिया का नहीं इंडिया सर, का ये तो वर्ल्ड का हाँ, हाईएस्ट अच्छा, मोटरेबल ये वर्ल्ड का वर्ल्ड ये का पूरा हाईएस्ट है। है। हाँ, फॉरेनर भी इसको करने के लिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। आप उस वहाँ पे जाते हो तो आपके पास लोकेशन भी उसकी, आपका जो नेटवर्क है वो भी चाइना का आता है वहाँ पे, क्योंकि अच्छा, बॉर्डर जी पड़ता है सर। वहाँ पे। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, तो वो तो हम कवर ही कर चुके हैं 2022 में, तो अब अब और जो क्या और हाईएस्ट है है जो वो बन आएगा, रही है कुछ सर। तो लेट्स सी क्या है। अच्छा, पर वहाँ ऊपर कोई घर वगैरह है उस जगह? सर कुछ नहीं है सर, वो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, तो मतलब वहाँ पे चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, कोई हैबिटेशन नहीं है, सिर्फ मिलिट्री कैंपस, बेस कैंप है 10 बस। मिनट से ज़्यादा आपको वहाँ रुकने नहीं वो देते ज्यादा देर वहाँ पे रुक क्योंकि नहीं आपको सकते ब्रीदिंग आप। प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। आओ, हाँ, बैठो, फटाफट फ़ोटो खिंचाओ और चलो। अच्छा, वो मिलिट्री वाले। मिलिट्री वाले नीचे होते हैं सर। एक्चुअली आप वहाँ देखोगे ना, आप सच उस में बेस ऐसे कैंप पे तो सोचोगे कि मिलिट्री भी मतलब नहीं है। अच्छा, नहीं ऊपर तो जाती, मिलिट्री भी नहीं है? मिलिट्री भी नहीं है नहीं, वो सर, थोड़ा उनका बेस कैंप नीचे है, नीचे। हुँ। ऊपर थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ वो थोड़ा सा ऑक्सीजन का इशू तो रहता आप है। जब गए उस समय वातावरण कैसा था? बारिश हो रही मौसम थी कैसा सर, था वहाँ? बारिश का थोड़ा हमें वो बारिश हो फेस रही थी करनी सर। पड़ी थी, बारिश। एक्चुअली बस। जब हम लोग लेह से भी आगे गए थे ना, हम लोग कश्मीर कारगिल होते हुए गए थे ना, कंटिन्यूअस रास्ते में बारिश थी। और ऐसा रास्ता, इतनी सी रोड, अगर आगे से कोई आर्मी ट्रक आ गया तो अब आप रॉन्ग साइड जाके तो वेट नहीं कर सकते, करोगे तो आप इस कॉर्नर पे ही वेट। पूरा बारिश में ही हम लोग गए थे और बीच में हमें याद है एक मंदिर है, वहाँ पे फौजियों ने हमें चाय भी पिलाई थी हाँ, वो बहुत अच्छा था। क्योंकि अच्छा। हाँ, वहाँ पे उन्होंने हमारी गाड़ी का नंबर देखा, फिर उसमें एक बंदा बीकानेर का ही था, बोला अरे बहन आप तो आओ, पूरी टीम को चाय पिलाई थी। अच्छा, कितने लोग थे आप उस समय? उस टाइम हम लोग 20 लोग थे सर। अच्छा, 20 लोग एक साथ थे। जी सर, बट लड़के हम सिर्फ 2 ही थे 2 ही उसमें। थे सर। अच्छा, बाकी 18 लड़के थे। जी सर। लड़के बस। और वो हमारे लिए इसलिए भी मुश्किल था सर क्योंकि मुझे बाइक लिए 6 महीने ही हुए थे। जब हमने पहले बोला था कि लेह लद्दाख जाना है, तो उस बंदे ने हमें बोला था पहले 2-3 साल प्रैक्टिस करो फिर जाना है, अभी नहीं जा सकते तुम। पर फिर वो कोइंसिडेंस ऐसा हो, क्योंकि हम दोनों ऐसे ही बात करते यार लेह लद्दाख जाना है यार, मुझे लेह लद्दाख बाइक पे जाना है यार, यही था। हम दोनों मोस्टली ऐसे ही डिस्कस करते हैं अब कहाँ जाएंगे यार, और वहां चलते हैं। अगर हम बाइक से भी नहीं जाते ना तो भी हम लोग ऐसे ही टूर बना लेते हैं, आजा यहाँ घूमने चलते हैं 2 दिन। नहीं, हमने ट्रैकिंग्स भी खूब करी है, ट्रैकिंग हमें भी पैरा की है ट्रैकिंग सर। का बहुत शौक है। अच्छा, करी मतलब मैं आपने? तो 6 स्टैंडर्ड जी से सर। ट्रैकिंग कर रही हूँ, मतलब मुझे स्कूल टाइम से ट्रैकिंग का शौक था, तो जब तक बाइक नहीं थी तब तक ट्रैक ही किया है, खूब ट्रैक किए हमने, और फिर अब बाइक ले ली तो अब बाइक पे घूमते हैं। पर हाँ, ट्रैकिंग का भी एक अलग मजा है, क्योंकि जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती वहाँ सिर्फ इंसान ही जा सकता अपने पैरों से, तो वो अलग आपने एक्सपीरियंस करी होता है। ट्रैकिंग? जी सर, हम दोनों साथ साथ ही ही गए करते थे। थे। जैसे अच्छा। सरपास गए हुए हैं, केदारनाथ गए हुए हैं, ये सारी चीजें हमने रूट कवर किया हुआ है। अब हम दोनों ये भी सोचते हैं कि बेस कैंप करके एक बार हाँ, एवरेस्ट भी छू के आ जाएं तो अच्छा, मजा आ जाए। हाँ। क्या बात है। तो ऐसा कोई प्लान किया आपने? सर करा तो है, वही है, थोड़ा सा देखते हैं अभी सर किस जैसे ऑल इंडिया पे फोकस कर दिया था ना, हम्म, लेकिन एक वो माइंड में है कि कि वो भी करना थोड़ा है। सा, क्योंकि उसमें सर एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा है। हाँ, थोड़ा सा वो एक्सपेंस जो है। एवरेस्ट है उसका एक्सपेंस काफी ज्यादा है, 30-40 लैक्स लग जाते हैं वो मेन के लिए। अच्छा, तो उसके लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल स्टेबल होके होना फिर ही जरूरी है। इंसान जा सकता है, तो उस पे भी काम चालू है। जब वहां पर तो आपको कैंपिंग करके जाना पड़ेगा, जी खुद सर। का कैंप बनाओ, वहीं रुको। जी सर। बेस पूरा कैंप तक तो गवर्नमेंट्स के ही होते हैं वहाँ पे, हाँ, स्टे का हो जाता स्टे है। का उनका ही होता है सब कुछ, आगे भी उन्हीं का ही सपोर्ट होता है, बस अपना हम सामान खुद उठाना पड़ता है बस। हाँ, ये कैंप होता है। वगैरह सबका खुद लेना पड़ता है। अच्छा, कई जो राइडर होते हैं ये अपना कैंप भी लगाते हैं, कई बार देखते हैं हम साइड हाँ, में कैंप टेंट लगाए। होते हैं, वो सब जी कैरी सर। करते हैं, हम हाँ। भी मतलब कैरी मतलब कर सकते हैं, और टेंट लगा सकते हैं, बाहर रह सकते हैं। पर अभी रिसेंटली जो
इशू हुए हैं उसको देखते हुए हमने थोड़ा सा इस चीज़ को नेगलेक्ट किया है कि हम कैंप्स में बाहर स्टे नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सेफ्टी कंसर्न को देख के हमने उस चीज़ को नेगलेक्ट किया है कि हम टेंट्स में स्टे नहीं करेंगे। नहीं तो काफ़ी मेल राइडर्स हैं जो स्टे करते हैं, ठीक है, बट अभी एक फॉरेनर्स के साथ है ना वो हाँ, हुआ था, नॉर्थ ईस्ट वो में हुआ नहीं, हाँ, शायद वो झारखंड में हुआ था। झारखंड में अभी हुआ जो था। झारखंड में हुआ है। हाँ, जी सर। तो उसके बाद हमने दिमाग से हटा ही दिया कि हम ऐसे कैंप लगा के तो टेंट लगा के तो नहीं रहेंगे। हमारे पास है टेंट, हमने टेंट नहीं कैरी की है, पर टेंट है हमारे पास, बट हम नहीं करेंगे टेंट। हम कहीं देखेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं और पे करके जहाँ पे टेंट में रहना पड़ा, तो वो एक्सपीरियंस सब कर सकते हैं, बट हमने नहीं कैरी किया उस केस के बाद, इसलिए अच्छा, पहले प्लान था। एक कोई तय किया है कि समय क्या रहेगा, सुबह कितने बजे चलोगे? सर ये तो शाम फिक्स होता है सब राइडर्स का ही कि चलना तो हमें अर्ली मॉर्निंग ही है। सुबह हमें सुबह जितना खिंच जाता है ना सर उतना अच्छा रहता है, तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट करते हैं। लेट नहीं स्टार्ट करते हैं। हम्म। कोई भी राइडर नहीं करता जो अच्छा प्रोफेशनल राइडर है, कोई भी लेट राइड स्टार्ट नहीं करता, बिकॉज ट्रैफिक बहुत रहता है, सुबह सुबह ट्रैफिक में गाड़ी चलाना और सब सही नहीं होता है, इसलिए। जो लद्दाख टूर था आपका, जी सर। उस टूर में आपको कोई विशेष चीज लगी हो जो अच्छी हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी सर। एक्चुअली जब हम लोग लेह लद्दाख गए थे, जो मतलब बेस्ट चीज़ लगती है, वैसे तो हम मैं आर्मी बैकग्राउंड से ही हूँ और मैंने पापा से बहुत सारी कहानियाँ सुनी है जो उनके साथ हुआ, तो मैं वैसे भी फौजी भाई लोगों का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन वहाँ जाके मैंने खुद देखा, जैसे आप कश्मीर जाओगे, आपको इतनी इतनी दूरी पे ना फौजी खड़े मिलेंगे, रेनकोट पहन के, बारिश में, ठंड में। इवन आप लेह लद्दाख में जाओगे, एंड पॉइंट पे जाओगे जहाँ आपको कोई नहीं मिलेगा। जहाँ एक बार हमारा ये हुआ था, उमलिंगला से जब हम वापस आ रहे थे, पूरा अंधेरा था, लेकिन वहाँ जो बंदे खड़े थे वो बंदूक लेकर खड़े थे, हाँ कहाँ जा रहे हो? वो मतलब मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी, वो हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। तो अगर यहाँ वो लोग आते हैं या कोई भी उनका काम होता है, तो प्लीज़ उनको इतनी रिस्पेक्ट दो। आपको पता भी नहीं है, आप खुद सोचो कि बिना नेटवर्क आपको एक जगह पे बिठा दिया जाए और आपको कुछ नहीं है, आप सिर्फ हमारी सेफ्टी में खड़े हो। रेज़ांगला पास गए थे सर हम, वो जो रेज़ांगला पास है वो चाइना, 2 तरफ से चाइना ऊपर की तरफ पड़ता है, हमारा इंडिया उसमें नीचे की तरफ पड़ता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला सर डर नहीं लगता, मतलब ऐसे वहाँ से तो वो गोली मार दे, तो ऐसे कैसे डर लगेगा? कोई डरने की ज़रूरत नहीं, हम किस लिए बैठे हैं? बिल्कुल नहीं डरना, हम हैं यहाँ पे, आराम से घूमो, आप तो अपना भारत क्योंकि है। सामने जस्ट बॉर्डर था हमारे, तो चाइना मतलब बॉर्डर था हमारे जस्ट सामने, तो उन एक लोगों होता है को ना देख वहीं से के गाड़ी निकालनी है, तो इसलिए। बहुत अच्छा लगा। तो मैं सब लोगों को यही बोलूँगी कि फौजी भाई लोगों की रिस्पेक्ट करो, जहाँ मिले, कहीं भी उनको आपसे काम पड़ रहा है, ज़रूर उनकी हेल्प करो सर, वो लोग हमारे लिए बहुत कर रहे हैं। इंडियन हमें आर्मी को सैल्यूट है। सैल्यूट है सर। जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ जी वो सर। लोग बैठे हैं। और वो लोग सर वहाँ जो विलेजर्स है, जैसे एक गाँव छोटे होंगे ना सर, जैसे हानले जैसे गाँव है, वहाँ पे 10 से 12-15 घर ऐसे ही होते हैं। वो भी फौजी लोग उनकी इतनी हेल्प करते हैं घर बनवाने में, उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी शादियों में सपोर्ट करते हैं, तो हैट्स ऑफ है इंडियन आर्मी को। एजुकेशन में भी काफ़ी सपोर्ट है, मतलब बहुत मेरे सपोर्ट है सर। साथ के कुछ स्कूल के दोस्त हैं जो आर्मी में ही पोस्टेड हैं, तो वो बताते हैं कि ना वो उन लोगों की हर तरीके से मदद करते हैं, सामान देने में, बच्चों को बुक्स देने में, पढ़ाने में, जो उनकी तरफ से बेस्ट हो सकता है वो वो उनको प्रोवाइड करते हैं चीज़ें, और वहाँ के लोग उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। बहुत करते हैं। बाकी हमारे सिविलियंस जो हैं बाहर, उन लोगों को पता ही नहीं है कि मिलिट्री कितनी वर्स्ट कंडीशन में हमारी, मतलब हमारे लिए खड़ी है बॉर्डर्स पे। मतलब सीरियसली। बर्फ में कुछ भी नहीं है, खाना भी सर वो ठंडा खाते हैं। ये मैंने उनकी बोली हुई बात सुनी है, जो पोस्टेड रहते हैं वो सियाचिन और इस तरफ जहाँ सिर्फ बर्फ होती है, कुछ नहीं होता सर, उनके पास फ्रोजन फूड आता है, उसी फ्रोजन फूड को खाते हैं वो। गर्म हो पाता तो ठीक है, अदरवाइज वो वही है उनके लिए। तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको सैल्यूट है कि वो इतनी वर्स्ट कंडीशन में भी रहते हैं। हम खुद मिलिट्री बैकग्राउंड से ही हैं दोनों, जी। हमने सुना है, पर वो चीज़ महसूस हमने तब करी जब हमने उसको पास जाके देखा कि हमारे जो फ़ोरफ़ादर हैं, वो कैसे सिचुएशन में, मतलब उन्होंने काम किया काम है। काम किया है। किया है सर, सच तो में। वो है, तो हर सिविलियंस को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं सबको ये बोलना चाहूँगी। जी। तो निर्मला और अंजना, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद आप सर। जिस कोच के साथ यात्रा कर रही हैं, वो आपकी यात्रा एकदम परिपूर्ण हो, सफल हो, और टॉक विद बीएमआर आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं कि आप पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही भ्रमण करें। आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच।